एनसीईआरटी एक्सरसाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी की। पहला क्वेश्चन, a storage battery of car has an EMF of 12 volt if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm. What is the maximum current that can be drawn from the battery? So I max क्या होता है? I max होता है E by R. I max क्या होता है? E by R. Maximum current that can be drawn is E by R. So V होता है E माइनस आई आर, तो आई आर हो गया E माइनस वी, तो I हो गया E माइनस वी बाय आर, I हो गया E माइनस वी बाय आर। और फॉर I टू बी मैक्सिमम, अब I जो आ रहा है E में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो I आ रहा है, तो I मैक्सिमम तब होगा जब सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज मिनिमम होगी। सो I मैक्स के लिए V क्या होना चाहिए? 0। I मैक्स के लिए V क्या होना चाहिए? 0। सो आई मैक्स इक्वल टू क्या आएगा? अगर V को मैं 0 पुट कर दूंगा यहां पे तो आई मैक्स आएगा E बाय आर। तो आई मैक्स इज E बाय आर, और E दिया हुआ है EMF ऑफ द बैटरी 12 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4, सो इट इज 120 बाय 4 यानी कि 30 एम्पियर। मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 30 एम्पियर। देखो फिजिक्स के टेस्ट वगैरह नहीं बोल रहा हूं तो ऐसा तो नहीं है कि पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ रहे हो ये चैप्टर घर पे। बाद में इतनी दिक्कत आएगी तुम सोच नहीं सकते, तुम मिड टर्म में फेल हो जाओगे। अभी कर लो, हैं सीरियसली। देखो जैसे स्कूल खुलेंगे 1 जुलाई से, वीकडे में तो सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाए 1 घंटा, बहुत बड़ी बात है, तो करोगे कब? और अभी तो भूल जाओगे सब। तो तुम टेस्ट वेस्ट का वेट नहीं करो, एसएल उठा के सब करना। मैं हर दूसरी क्लास में तुमको रिमाइंड करा रहा हूं ये बात। तो टेस्ट तो होगा, चैप्टर खत्म होगा, डाउट्स होंगे, वो तो बहुत बात की बात है। और चैप्टर के लास्ट टॉपिक तक आते आते फर्स्ट के 5 तो भूल चुके होगे तुम, तो साथ साथ करोगे तो नहीं भूलोगे, सब करना है साथ साथ। डेरिवेशन सब रट डालो, फॉर्मूले रट डालो, क्वेश्चंस कर डालो, पीवाई क्यूएस भी कर डालो, मतलब अपने एंड पे लगे रहो, छोड़ना नहीं है। A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm, तो EMF 10 volt, internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, I is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? So यही वाला सर्किट है जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा हुआ है R, यहां पे EMF ऑफ द सेल इज E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, यहां से यहां तक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज V, ठीक है। तो क्या इक्वेशंस बनती थी इसकी, साथ साथ हम वो भी रिवीजन करते चले। क्या इक्वेशंस बनती थी इसकी? इक्वेशंस बनेंगी, इसमें करंट होता था, टोटल करंट होता था, मतलब E बाई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, और V इक्वल टू I इंटू R, यहीं से सब मिल जाएगा तुमको। अब हमको यहाँ पे I दिया हुआ है, E दिया हुआ है, स्मॉल r दिया हुआ है, इस इक्वेशन की भी हमको जरूरत नहीं है। यहां पे हम पुट करेंगे तो हमको कैपिटल R की वैल्यू मिल जाएगी जो पूछा है। सो I इज E 10 डिवाइडेड बाय R
+3, अच्छा आई भी पता है ना हमको, (0.5), सो आर निकाल लो, R+3 इज 10/0.5, 20, आर हो गया 17 ओम। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नोट नहीं करोगे तो क्वेश्चन नंबर लिख लेना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है ये। What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? So when the circuit is closed, terminal voltage is V, which is I into R. When the circuit is closed, terminal voltage is V, which is I into R. So V is I is 0.5 into R. R निकाल लिया हमने 17, 17 into 5 होता है 8.5। देखो बैटरी है 10 वोल्ट की, ठीक है, बैटरी है 10 वोल्ट की, और जब सर्किट को क्लोज किया तो टर्मिनल वोल्टेज कितना मिला, 8.5, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज हो गया 10 माइनस 8.5, यानी 1.5 हो गया। इतनी लेट तो नहीं आई थी, 1 आवर का है ये टेस्ट, 5 मिनट और ले ले। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर का क्वेश्चन है। फॉर्मूला होता था R2 इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा, टेम्परेचर का डिफरेंस T2 माइनस T, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर से उसका मतलब है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 300 केल्विन। So this is your T1. Temperature 1 is 273 plus 27, 300 Kelvin. The resistance of a heating element is 100 ohm. R1 is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117? R2 बोला 117 है, तो कह रहा है बताओ कि फिर टेम्परेचर क्या है। गिवन दैट अल्फा ऑफ द मटेरियल इज 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना, वैसे तो हमें डिफरेंस ही चाहिए। डिफरेंस तो डिग्री और केल्विन दोनों में सेम होगा। सो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है T2, हमें निकालना है T2। फॉर्मूला लगाओ, R2 is 117 equal to R1 is 100, 1 plus alpha into T2 जो हमें निकालना है माइनस T1 विच इज 27। केल्विन में चेंज नहीं कर रहे हैं हम, डिग्री सेंटीग्रेड में ही पुट कर रहे हैं, बिकॉज टेम्परेचर का जो कोएफिशिएंट है वो डिग्री सेंटीग्रेड में ही दिया हुआ है। और आंसर पे वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ में आ गई ना तुमको, क्योंकि डिफरेंस है। केल्विन में चेंज करके डिफरेंस निकालोगे तो भी वही वैल्यू आएगी, डिग्री सेंटीग्रेड से डिफरेंस निकालोगे तो भी वही वैल्यू है। ये इधर आ जाएगा, पहले चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहां 100 चला गया, वहां पे 2 जीरो कम कर दो नेगेटिव की, 10 की पावर -2 हो गया, T2 माइनस 27 हो गया, 17 आएगा। ये इससे डिवाइड हो जाएगा ना, 1.7, ये अपना इधर हो जाएगा, 100 आ जाएगा, 10 और बचेगा, 1000 हो गया ये, और T2 माइनस 27, तो T2 इज 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 3 है ये।
Question number 4. A negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter. L equal to 15 meter and uniform cross section 6.0 into 10 raised to power minus 7 meter square, and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at temperature of this experiment? Rho निकाल. R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो हम यहां पे जरा वैल्यूज डाल दें. R इक्वल टू रो एल बाय ए. टू इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 ओम मीटर. Question 5. A silver wire has a resistance of 2.1 ohm. A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5. R1 हो गया, ये R1 हो गया T1 पे. T1 कितना है हमारा 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेजिस्टेंस 2.7 बढ़ गया. रेजिस्टेंस 2.7 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. Find the temperature coefficient of resistivity of silver. So R2 is R1 into 1 plus alpha T2 minus T1. R2 is 2.7 equal to 2.1 1 plus alpha निकालना हमको T2 माइनस T1. इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें अल्फा मिलेगा. 2.7 माइनस 2.1 इज 0.6 इक्वल टू 2.1 अल्फा 72.5.
So this is the value of alpha. थ्री पॉइंट नाइन है ना, ये 9.4 है, 4 ही हो गया, 4 इंटू 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो किसमें चल रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड। 3.94 आ रहा है ना, तो हमने 4 कर दिया उसको, 3.94 को 4 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये तुम करो, कर पाओगे? ट्राई तो करो। एक जैसे आ रहे हैं ना सारे, पढ़ लो, चलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आर डायरेक्ट दिया हो। आर होता है वी बाय आई, और अगर मैं वी सेम रखूं, अगर मैं वी सेम रखूं और टेम्परेचर चेंज करूं, तो आर चेंज होगा। तो आर चेंज होने से क्या चेंज होगा, आई चेंज होगा। तो वो इस बार आई दिया हुआ है, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, ये वी हो गया। सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2, तो I1 हो गया 3.2, यूजिंग V एंड I1 यू विल गेट R1, V by I1 which settles after a few seconds to 2.8, उससे क्या मिलेगा, R2, V by I2 करके R2 मिलेगा। तो यही वाला जो हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा हो जाएगा V by I2 इक्वल टू V by I1 अल्फा T2 माइनस T1। ये V से भी कट जाएगा, V से भी कटा, आ गई वॉमिट? नहीं आई, मना कर दिया उसने। दवाई चाहिए है, वॉमिट की? पेट दर्द की दवाई चाहिए? हाँ है। पानी है, एक खानी है, टॉफी थोड़ी दे रहा हूँ। ये बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। अब पुट करेंगे वैल्यूज।
I1 इधर ले आओ, I1 इधर ले आओ, I1 की वैल्यू डालो। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या थी? 3.2, 3.2। I2 इधर ले जाओ, वो वैल्यू क्या थी? 2.8 इंटू 1 प्लस एल्फा। टेम्परेचर क्या था शुरू में? व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट? रूम टेम्परेचर 27, T2 माइनस 27। एल्फा भी दिया हुआ 1.70 इंटू 10⁻⁴। सो 3.2 32 बाय 28 इक्वल टू 1 प्लस 2.8 इंटू 1.70 इंटू 10⁻⁴ इंटू T2 माइनस 27। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 4 इंटू 8, 4 इंटू 7, 8/7 - 1 इक्वल टू 2.8 इंटू 1.70 इंटू 10⁻⁴ T2 माइनस 27। समझ गए? तो करंट दिया हो तो ऐसे कर लेना, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन। चलो इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां से करंट आया, यहां से करंट आया कितना? आई करंट इधर गया, यहां से डिवाइड होके मान लो इधर चला गया I1, तो बचा हुआ जाएगा इधर I माइनस I1। I1 में से I2 इधर गया, तो यहां पे जाएगा I1 माइनस I2। I2 यहां आया, ये यहां आया, दोनों मिलके इधर गए। I माइनस I1 प्लस I2, और फिर 10/5, 5/10। ये तो है व्हीटस्टोन ब्रिज, बट ये बैलेंस नहीं है। नहीं तो हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा देते, बैलेंस नहीं है ना ये, इसलिए हमको किरचॉफ लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, I1 से I1 कट गया, I चला गया। करंट नहीं, 10/5 टू 5/10 1/2, ये रेशियो इक्वल होनी चाहिए ना, ये रेशियो तो इक्वल है नहीं। तो हमको, और जंक्शन रूल तो मैंने वैसे ही लगा दिया। अगर मैं कह रहा हूं इधर से I आ रहा है, यहां से I1 गया, यहां से I माइनस I1 गया, तो जंक्शन रूल तो लगा ही दिया मैंने। तो मुझे तीन वेरिएबल्स हैं यहां पे मेरे पास, I1 और I2, तो मुझे तीन इक्वेशंस चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, लूप तो हमारे बहुत सारे हैं। सो हम लगाएं पहले इस पे साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, लूप ले लो कोई सा भी, लूप ए बी, क्वांटिटी नहीं, लूप A B D A,
लूप ए बी डी ए, यहां से चलते हैं, -10i1 यहां पे आए, -5i2 +5i-i1 इक्वल टू 0। तो थोड़ा सॉल्व कर लो। -10i1 -5i2 +5i-5i1 इक्वल टू 0। i1 दो जगह है, -15i1 हो जाएगा, -15i1 -5i2 +5i इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लो, -3i1 -i2 +i इक्वल टू 0। तो यहां से हमको i की एक वैल्यू मिली जो हम आगे वाली इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3i1 +i2। क्योंकि 3 वेरिएबल है तो एक तो हटाना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू हम आगे वाली दो इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3i1 +i2। अब लेंगे हम, अब इधर आ जाओ, इस तरफ लिख लेते हैं, लूप बी सी डी बी, बहुत बड़ी इक्वेशन बनेगी है, लूप बी सी डी बी, तो जगह हमारे पास है कम। लूप बी सी डी बी करो, यहां से चले डिक्रीजिंग पोटेंशियल -5 i1 -i2, यहां पे पहुंचे इंक्रीजिंग पोटेंशियल +10 i -i1 +i2, यहां पहुंचे इंक्रीजिंग पोटेंशियल +5i2 इक्वल टू 0। 5 हटा दो, 5 कॉमन लेके काट दो, तो ये होगा -i1 +i2 +2i -2i1 +2i2 +i2 इक्वल टू 0। -3i1 i2 i2 +3i2 i एक ही जगह पर है +2i इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आता है, अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए, लूप लूप ई ए डी सी एफ ई, ई ए डी सी एफ ई, ये यहां से चलते हैं, यहां पहुंचे डिक्रीजिंग पोटेंशियल -5 i -i1, यहां पहुंचे डिक्रीजिंग पोटेंशियल -10 i -i1 +i2, यहां पे आए इंक्रीजिंग पोटेंशियल +10, यहां पे आए डिक्रीजिंग पोटेंशियल -10 i इक्वल टू 0। ठीक, इसको सॉल्व कर ले, यहां से भी 5 कॉमन आके हट गया, -i +i1 -2i +2i1 -2i2 +2 -2i इक्वल टू 0। i कितनी जगह पर है, यहाँ पे i है 3, तो ये हो गया -5i, i1 +3i1 -2i2 इक्वल टू 0। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन।
अब हम हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, इनको हमने यूज करके सॉल्व करना है। तो हमने पहले ही निकाल लिया था कि आई की जगह हम 3i1 प्लस आई टू डालेंगे। तो आई की जगह 3i1 प्लस आई टू डाल देना। सुन रहे हो? आई की जगह ये डाल दो, इसमें भी और इसमें भी। तो तुम्हें दो इक्वेशंस मिलेंगी आई1 और आई2 में। फिर तुम उन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से। समझ आ गया? कर लोगे? नेक्स्ट, इतना तो नोट कर लो, इसको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि फिर घर जाके याद नहीं रहता। यहाँ पे तुम तब तक नोट करते हो, मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे -3i1 प्लस 3i2 प्लस 2i। आई की जगह ये डाला तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म ही नहीं है कहीं पर भी। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसमें होनी चाहिए, सिर्फ इसमें होनी चाहिए, क्योंकि बैटरी यही है। इसमें छोड़ दिया ना हम, +2 भी है। तो ये हो गया मेरा -3i1 प्लस 6i1। तो ये हो गया 3i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 0। तो हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया, i1 इज -5i2/3। अब इसमें आ जाओ, आई की जगह डालो ये, आई की जगह डाला ये, और 3i1। i1 को तो छेड़ो मत, -2i2 प्लस 2 इक्वल टू 0। -15i1 -5i2 प्लस 3i1 -2i2 प्लस 2 इक्वल टू 0। i1 दो जगह पे है, -12i1 i2 -7i2 इक्वल टू -2। अब i1 की जगह डाल दो ये, i1 की जगह i1 की वैल्यू i2 की टर्म्स में जो है वो डाल दो। 3 बजे -12 इंटू i1 की वैल्यू -5i2/3 -7i2 इक्वल टू -2। माइनस माइनस प्लस 4, 20i2 -7i2 इक्वल टू -2, 13i2। क्या ये कट गया ना? 4 इंटू 5 20। 13i2 इक्वल टू -2, i2 इज -2/13 एम्पियर। i2 इज -2/13 एम्पियर। -2/13 i2 को यहाँ डाला, यहाँ पे डाला, i1 हो जाएगा -5/3 इंटू -2/13 एम्पियर, 10/39 एम्पियर i1। और फिर इन दोनों वैल्यूज को यहां डालोगे तो तुम्हें i मिल जाएगा। i मिल जाएगा तुम्हें 3 इंटू आई वन, ये रहा 3 इंटू 10/39 प्लस i2 -2/13। 3 से 39 काटोगे तो 13 ही बचेगा। 10 -2/13, 8/13 एम्पियर।
नेक्स्ट, a storage battery of EMF 8 volt, EMF है 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor. देखो इसको चार्ज कर रहे हैं हम बैटरी को, ठीक है, चार्ज कर रहे हैं किसकी हेल्प से? 120 वोल्ट की हेल्प से। बैटरी कितनी है? 8 वोल्ट, और साथ में एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है 15.5। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? चलो पहले हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग? चार्जिंग के दौरान जो टर्मिनल वोल्टेज चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है? E प्लस आई आर। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, E माइनस आर आई आर नहीं होता, E प्लस आई आर होता है। तो हमें I चाहिए सर्किट में। I कितना होगा? EMF कितना हो गया? देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट 15.5 प्लस 0.5 यानी कि 16 ओम। ठीक है, 16 ओम। और करंट कितना हो गया सर्किट में? 8 वोल्ट की बैटरी है। हाँ कैसे है? वही तो बता रहा हूं। V कितना लिया तुमने? V 120, और इसका क्या? हाँ अरे V, क्वेश्चन को समझो। V तो हमें निकालना है, V दिया थोड़ी हुआ है। हमें ये निकालना है कि इसमें कितना, एक हम 8 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं 120 वोल्ट की बैटरी से, जबकि इस इक्वेशन में जो V और E होता है वो सेम ही बैटरी का होता है। E होती है उसकी EMF और V होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां दो अलग अलग बैटरीज हैं, एक बैटरी को चार्ज कर रहे हैं दूसरी की हेल्प से। तो जब तुम चार्ज करोगे, एक बैटरी को चार्ज करोगे दूसरे की हेल्प से, तो दो दो बैटरी है सर्किट में, तो कितना V हो जाएगा? अगर तुमको करंट निकालना है और ओम्स लॉ अप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 8, यूज नहीं करना, इसको चार्ज करना है। 120 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 16। एक 112/16 कितना होता है? 16 का टेबल आता है किसी? 7 एम्पियर। तो V इज, EMF कितना है? बैटरी का EMF है 8 प्लस 7 इंटू 0.5, 8 प्लस 3.5, 11.5 वोल्ट हमको चाहिए। तो मैंने वहां माइनस क्यों किया 120 में से 8? चार्ज हो रहा है तो माइनस कर देंगे। एक एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू चार्ज कर रहे हैं। देखो एक्सटर्नल बैटरी एक लगी 120 वोल्ट की, और उसने 8 वोल्ट वाले को चार्ज करना है। तो हमें जो बैटरी चार्ज करनी है ना, हमें वो यूज थोड़ी करनी है, वो तो डिस्चार्ज हो जाएगी यूज करने से। हमें वो चार्ज करनी है।
तो चार्जिंग का मतलब होता है कि जब वो यूज होती है तब उसमें जिस डायरेक्शन में नेचुरली करंट फ्लो करता है हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाना, तभी चार्ज होगी। तो वो कैसे होगा कि जैसे यहां पर एक एक्सटर्नल बैटरी है ये, और दूसरी वाली भी तुमने लगा दी ये। अब ये बोलती है कि नेचुरली इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे करंट की डायरेक्शन ऐसे देगी ना ये, पर हम तो ये वाली बड़ी है ना 120 वोल्ट की, ये ऐसे दे रही है, तो ये उल्टा फ्लो करेगा इसमें करंट, उल्टा, तो ये चार्ज होगी। तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है, तो जब सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देना बंद कर देती है, खत्म हो जाती है बैटरी। तो हमें उसमें उल्टी डायरेक्शन में करंट दौड़ाना पड़ता ताकि वापस प्रोडक्ट्स किस में कन्वर्ट हो जाएं, रिएक्टेंट्स। तो इसकी जो डायरेक्शन है ये, इसमें करंट आना चाहिए ऐसे। तो अब देखो इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वाले में मैंने बताया था दोनों पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगी ईएमएफ सबट्रैक्ट हो जाएगी ना, तो जो नेट ईएमएफ है सर्किट में वो ये। What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? अब वो कह रहा है सीरीज में रेजिस्टर क्यों लगाया हुआ है, डायरेक्ट चार्ज कर लो। अगर तुम सीरीज में रेजिस्टर नहीं लगाते हो तो यहां से 15.5 हटा दो, 0.5 बचेगा, तो करंट कितना हो जाएगा 0.5, 112 बाई 0.5 डबल 224 एम्पियर का करंट हो जाएगा, सारा सर्किट जल जाएगा। बहुत ज्यादा होता 224 एम्पियर, करवा दे। The number density of free electrons in copper conductor estimated in example होगा कोई 3.1, number density is 8.5 into 10 raised to power 28 per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of wire 3 meter long to other end? The area of cross section is this and it carries a current of 3 एम्पियर। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक धक्के खा के पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करनी है उसको, पूरे कंडक्टर की लेंथ अपॉन वेलोसिटी वीडी, पर लेंथ तो है हमारे पास और वीडी नहीं है, तो एक होता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी। सो वी डी इज आई बाय ए एन ई, तो इतना टाइम लगेगा इसको, टी इक्वल टू एल अपॉन आई अपॉन ए एन ई, ऊपर चला गया ए एल एन ई बाय आई। सो टाइम लगेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 इंटू लेंथ 3 इंटू नंबर डेंसिटी 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 28 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज पर -19 डिवाइडेड बाय करंट विच इज 3। 3 से 3 तो कट गया, तो बचा 2 इंटू 8.5, 2 को 17, 17 इंटू 1.6, 17 इंटू 1.6, 27.2 इंटू 10 रेज टू पावर 9, नहीं ये भी तो है 25 इंटू 10 रेज टू पावर 3, 4 कर लो, 2.72 इंटू 10 रेज टू पावर 4 सेकेंड,
बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कुछ गलती तो नहीं करी? नहीं करी तो ठीक है। हो गई एक्सरसाइज। इसकी वर्कशीट भेजूंगा, वर्कशीट्स भेजूंगा अलग अलग टॉपिक्स पे, वो सारी करनी है तुमने ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद करके लानी है ना, ब्रेक के दौरान करनी है ना।